Hello students, till now we have completed the first half of this chapter named laws of motion. फर्स्ट हाफ इसका कंप्लीट कर चुके हैं जिसमें आपने मोशन में लगने वाली फोर्स के बारे में स्टडी की है, दैट इज कॉज ऑफ मोशन. अब जब भी मोशन होता है तो उसमें आप एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तब मोशन होता है, लेकिन एक्सटर्नल फोर्स जब आप लगाते हैं तो उसकी वजह से एक और फोर्स उस बॉडी पे लगती है. दैट फोर्स इज नोन एज फ्रिक्शनल फोर्स एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज फ्रिक्शन. उसको हम बोलते हैं क्या? फ्रिक्शन. और उस फोर्स का नाम क्या होगा? फ्रिक्शनल फोर्स होगा. क्या समझ में आ गई बात? अब देखिए किसी भी बॉडी पे ये फ्रिक्शन लगता क्यों है वो समझते हैं कि आपके पास ये कोई एक ब्लॉक है. ये ब्लॉक किसी भी चीज का हो सकता है, वुड का हो सकता है. दिस इज वुडन ब्लॉक. ये वुडन ब्लॉक है और ये कहीं यहां सरफेस पे रखा हुआ है. तो जहां पे भी ये सरफेस पे रखा हुआ होता है वहां होता ये है कि इस वुडन ब्लॉक का जो बॉटम है या किसी भी ब्लॉक का जो बॉटम होता है उसके मॉलिक्यूल्स और सरफेस के मॉलिक्यूल्स में, समझना, इसके मॉलिक्यूल्स और सरफेस के मॉलिक्यूल्स में एक टेम्परेरी बॉन्डिंग बन जाती है. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से यहां एक टेम्परेरी बॉन्डिंग बन जाती है. जब इन मॉलिक्यूल्स में टेम्परेरी बॉन्डिंग बन जाती है और उसके बाद आप इस पे फोर्स लगा के आगे की तरफ धकेलने की कोशिश करते हैं तो होता यह है कि ये मॉलिक्यूल्स जो कि जिनमें टेम्परेरी बॉन्डिंग बन चुकी है वो होता यह है कि वो एक दूसरे से अलग नहीं होना चाहते, वो उस वुडन ब्लॉक को वहीं रखना चाहते हैं. तो वहां रखने के लिए आपने फोर्स लगाई इस डायरेक्शन में, तो ये फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगती है और अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स लगती है उसको हम बोलते हैं क्या? फ्रिक्शनल फोर्स. ठीक है. और फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा स्मॉल एफ से डिनोट की जाएगी इस चैप्टर में. एक्सटर्नल फोर्स हमेशा कैपिटल एफ से डिनोट की जाएगी एंड दिस इज व्हाट? एक्सटर्नल फोर्स. तो क्या समझ में आ गई बात कि किसी भी बॉडी में फ्रिक्शन कैसे लगता है? कि उस बॉडी का सरफेस और जिस सरफेस पे वो रखा हुआ है उनके बीच में टेम्परेरी बॉन्डिंग बन जाती है. बॉन्डिंग की वजह से वो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से अलग नहीं होते जब उस पर फोर्स लगाई जाती है. जब फोर्स किसी डायरेक्शन में लगाई जाती है तो मॉलिक्यूल्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं. ड्यू टू न्यूटन्स थर्ड लॉ देयर विल ऑलवेज बी अ इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, और यहां पे अपोजिट फोर्स लगती है. क्या समझ में आ गई बात? तो डेफिनेशन लिखते हैं हम क्या? फ्रिक्शनल फोर्स की. फ्रिक्शनल फोर्स स्मॉल एफ से डिनोट होगी. सो इट इज द फोर्स exerted by the molecules of surfaces in opposite direction of external force. एक्सटर्नल फोर्स जिस भी डायरेक्शन में लगेगी उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स लगेगी ही लगेगी. आपको एक चीज पढ़ाई गई है 9th क्लास में कि फ्रिक्शन हमेशा उस बॉडी पे लगता है जो बॉडी आगे की तरफ किसी डायरेक्शन में मूव करती है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगता है. ये डेफिनेशन इनकम्प्लीट है. फ्रिक्शन हमेशा लगेगा चाहे बॉडी मूव कर रही हो चाहे बॉडी रेस्ट पे हो. अगर उस बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स लग रही है तो फ्रिक्शन लगेगा ही लगेगा, या फ्रिक्शनल फोर्स लगेगी ही लगेगी. तो ये हो गया क्या? एक्सटर्नल फोर्स. एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज फ्रिक्शन. इस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या? फ्रिक्शन. क्या बात समझ में आ गई? चलिए अब बात करते हैं आगे
नेक्स्ट इज स्टेजेस ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की स्टेजेस होती हैं, वो स्टेजेस कैसे काम करती हैं? देखिए, वो जो फ्रिक्शन की स्टेजेस हैं उसको हम ग्राफ से समझने की कोशिश करेंगे। ये है ग्राफ जिसमें दो एक्सेस हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस डिनोट करेगी एक्सटर्नल फोर्स को, एक्सटर्नल फोर्स यानी कि कैपिटल एफ को, ठीक है। और ये वाई एक्सिस डिनोट करेगी किसको? फ्रिक्शनल फोर्स को। दिस इज फ्रिक्शनल फोर्स, स्मॉल एफ। ये फ्रिक्शनल फोर्स हो गई, ये एक्सटर्नल फोर्स हो गई। अब फ्रिक्शन के स्टेजेस हैं, तीन अलग अलग स्टेजेस हैं, वो हम समझते हैं कि कौन कौन से स्टेजेस हैं। देखिए, सबसे पहले ये बॉडी स्टेशनरी थी, आपने इस पे फोर्स लगाई, क्या आपकी फोर्स के लगते ही ये बॉडी चलना शुरू कर देगी? नहीं चलना शुरू कर देगी। जरूरी नहीं है कि वो चलना शुरू कर दे। फॉर एग्जाम्पल ये चेयर है, हो सकता है ये कैमरे में नहीं शो हो रही हो, लेकिन ये मेरे पास एक चेयर है, इस चेयर पे मैंने फोर्स लगाई। अब फॉर एग्जाम्पल इस चेयर को मूव करने के लिए फोर्स की जरूरत है 10 न्यूटन की, 10 न्यूटन की जरूरत है, लेकिन मैंने लगाई कितनी? 1 न्यूटन या 2 न्यूटन, तो ये चल पड़ेगी क्या? 5 न्यूटन चल पड़ेगी। 10 न्यूटन, 10 न्यूटन पे जाके जो इसकी फोर्स की जरूरत थी वो फुलफिल हो गई। क्या समझ में आ गई बात? तो 10 न्यूटन पे जाके ये मूव करना शुरू कर देगी, लेकिन मैंने फोर्स तो उससे पहले भी लगाई है, और अगर फोर्स लगाई है तो मॉलिक्यूल्स ने अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स तो लगाई ही होगी। क्या समझ में आ गई बात? तो सबसे पहली जो स्टेज होती है फ्रिक्शन की, दैट इज फर्स्ट स्टेज। मैं स्टेजेस ऑफ फ्रिक्शन यहां लिख दिए, ग्राफ बन गया, और ये फर्स्ट स्टेज हो गई क्या? स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन, और स्टैटिक फ्रिक्शन किस पे को डिनोट किया जाएगा? एफ एस से, एफ एस। तो स्टैटिक फ्रिक्शन क्या बताता है कि किसी भी बॉडी पे आप फोर्स लगाएं, और जब फोर्स आप लगाएं वो बॉडी स्टेशनरी बनी रहे, वो स्टेशनरी है बॉडी, ठीक है, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगने लग जाएगी। फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स तो हमेशा लगेगी जब तक आप फोर्स लगा रहे हैं, जब तक आप उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं। क्या बात समझ में आ गई? तो इसको आप अगर ग्राफ के थ्रू समझना चाहें तो देखिए ग्राफ से कैसे समझेंगे हम इसको, कि आपने एक्सटर्नल फोर्स बढ़ाना शुरू किया तो उसके साथ साथ फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ने लगा। मींस फ्रिक्शनल फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये बॉडी क्या है? स्टेशनरी है। क्या क्लियर हो गई बात? तो देखिए इसको हम लिख लेते हैं, इन दिस अ बॉडी will remain stationary even the external force is applied. In this, a body will remain stationary even the external force is applied. So during this static friction will take place. स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है जिसमें कि एक्सटर्नल फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? फ्रिक्शनल फोर्स के। एक्सटर्नल फोर्स जो उसको मूव कराना चाहती है और फ्रिक्शनल फोर्स जो उसको रोके रखना चाहती है। चलिए, ये पहली स्टेज हो गई इसकी। नेक्स्ट स्टेज पे आते हैं। नेक्स्ट स्टेज क्या होगी? सेकेंड स्टेज इज सेकेंड स्टेज। अब उसी सिचुएशन को आगे कि बॉडी को मूव करने के लिए 10 न्यूटन की फोर्स चाहिए, हमने अपनी फोर्स बढ़ाई 1 से लेके 9 तक लेके गए। अब 10 पे जब हम लेके गए, 10 पे जब हम इसको लेके गए तो उस कंडीशन में क्या हुआ? 10 पे जब आप इसको लेके गए तो ये बॉडी चलनी शुरू हो गई। चलने से पहले जो आपने फोर्स लगाई है,
वो मैक्सिमम वैल्यू होगी फोर्स की। किसी भी बॉडी को चलाने में ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत होती है हमेशा, और जब वो बॉडी चलने लग जाती है तो फोर्स की वैल्यू कम हो जाती है। फॉर एग्जांपल आपकी बाइक में जब आप बाइक स्टार्ट करते हैं और चलाते हैं तो आपकी बाइक जो स्टार्ट होती है, चलती है, वहाँ प्रेफर किया जाता है कि आपकी बाइक फर्स्ट या सेकेंड गियर में होनी चाहिए। प्रेफर यही किया जाता है कि वो फर्स्ट गियर में ही होनी चाहिए बाइक, क्योंकि फर्स्ट गियर में उसको मैक्सिमम टॉर्क मिल पाता है, मैक्सिमम फोर्स मिल पाता है, जिससे वो आगे बढ़ पाती है। जैसे जैसे आप बाइक को आगे लेके जाते हैं आप गियर चेंज कर सकते हैं और गाड़ी को आप फिफ्थ गियर तक ला सकते हैं, क्योंकि फिफ्थ गियर में गाड़ी कम से कम फोर्स, मिनिमम फोर्स पे चलती है, मिनिमम टॉर्क पे चलती है। क्या समझ में आ गई बात? इसीलिए आपने देखा होगा कि अगर आप बाइक को फोर्थ या फिफ्थ गियर में उसको स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं, उसको मूव कराने की कोशिश करते हैं, तो वो इजीली मूव नहीं होती। आपको कई बार अपने पैरों का जोर लगाना पड़ता है तो उस कंडीशन में क्या करना है कि बाइक को फर्स्ट गियर पे स्टार्ट करना है, क्योंकि वहां मैक्सिमम फोर्स लगनी है। तो यहां हम समझाने की कोशिश क्या कर रहे हैं कि वो बॉडी जब चलने लगी, वो मूव होने लगी, तो मूव होने से पहले या मैं कहूं मूव कराने के लिए जो फोर्स लगी वो क्या लगी? मैक्सिमम फोर्स लगी। और उस कंडीशन में जो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगी वो भी क्या होगी? मैक्सिमम फोर्स होगी। तो किसी भी बॉडी के चलने से पहले जो फ्रिक्शनल फोर्स लगती है दैट विल बी मैक्सिमम फोर्स, और उसको हम एक नाम से जानते हैं, दिस इज लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन, ये होती है लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्या बात समझ में आ गई? अब लिमिटिंग फ्रिक्शन का डायग्राम कैसे बनाया जाएगा? देखिए यहां तक तो कहानी किसकी है? स्टैटिक फ्रिक्शन की। स्टैटिक फ्रिक्शन है। लिमिटिंग फ्रिक्शन मतलब मैक्सिमम फोर्स। मैक्सिमम फोर्स आपको कुछ ऐसी मिलेगी, ये मैक्सिमम लगी, और उसके बाद जब गाड़ी चलने लगी, मूव करने लगी, तो ये फ्रिक्शनल फोर्स कम हो जाएगी। मैक्सिमम हुई और उसके बाद ये कम हो गई। क्या समझ में आ गई बात? तो ये यहां से यहां मैक्सिमम और उसके बाद ये कम हो गई। सो दिस इज नोन एज, ये जो एरिया है ये, इसको हम क्या बोलते हैं? दिस इज नोन एज लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है, तो सेकेंड लिमिटिंग फ्रिक्शन मैं लिख देता हूं, इट इज द मैक्सिमम frictional force before body starts to मूव करने से पहले जो फोर्स लगती है दैट इज फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड इज व्हाट? अगर बॉडी अब मोशन में आ चुकी है, अब 10 से ज्यादा उस पर अप्लाइड फोर्स हो चुकी है, अब वो मोशन में आ चुकी है। जब वो बॉडी मोशन में आती है तो उस पर फोर्स भी कम लगानी पड़ती है और उस पर लगने वाला फ्रिक्शन भी कम हो जाता है, और अब वो फ्रिक्शन ना बढ़ेगा ना कम होगा, वो फ्रिक्शन क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा और कम हो जाएगा। तो वो जो फ्रिक्शन आपको मिलेगा दिस एंड दिस इज नोन एज काइनेटिक फ्रिक्शन। थर्ड, तो काइनेटिक फ्रिक्शन क्या हुआ? जब किसी बॉडी में काइनेमेटिज्म आ गया, कोई बॉडी मूव करने लगी, तो जब बॉडी मूव करेगी तो उसमें फ्रिक्शन कम लगेगा। ठीक है, सो इट इज द फ्रिक्शनल, मैं डेफिनेशन पहले हेडिंग लिख देता हूं, काइनेटिक फ्रिक्शन। सो इट इज द फ्रिक्शन ऑफ द बॉडी when it is in motion, जब वो मोशन में होगा। क्या समझ में आ गई? क्या स्टेजेस क्लियर हो गए? फ्रिक्शन के 3 स्टेजेस क्लियर हो गए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए डिपेंडेंसी ऑफ फ्रिक्शन मतलब फ्रिक्शन किन चीजों पर डिपेंड करता है। तो देखिए सोचिए कि आपके पास एक बॉडी है, उस पे 2 बॉडीज हैं। फॉर एग्जांपल एक बॉडी आपके पास ये है और एक बॉडी ये है। ठीक है, दोनों सेम सरफेस पे रखी हुई हैं, तो दोनों में से
किस बॉडी पे ज्यादा फोर्स लगाने पड़ेगा मूव करने के लिए? मेरे ख्याल से इस वाली बॉडी पे ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो जिस बॉडी पे फोर्स ज्यादा लगेगा, दिस इज F1, दिस इज F2, दैट मीन्स जिस, और क्या होगा यहां पे, F2 विल बी ग्रेटर देन F1। जिस बॉडी पे फोर्स ज्यादा लगेगा उस बॉडी पे फ्रिक्शनल फोर्स भी क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, F2 विल बी ग्रेटर देन F1। इसका मतलब क्या हुआ कि वो बॉडी जिसके पास मास ज्यादा है, जिसके पास वेट ज्यादा है, उस बॉडी में हमेशा फ्रिक्शन ज्यादा लगता है। और वेट कैसे डिनोट होता है, वेट कैसे आता है किसी भी बॉडी पे, वो वेट आता है उसके मास की वजह से। तो देखिए, कोई आपके पास ये बॉडी है, ये उसका वेट है mg, और mg, अब देखिए यही बॉडी है, इसके पास कुछ वेट है, इसी बॉडी को आप अर्थ पे मूव करो और इसी बॉडी को आप मून पे मूव करो, दोनों में मूव करने में क्या फोर्स सेम लगेगा? नहीं, मून पे फोर्स कम लगेगा। इसका मतलब अर्थ और मून में कोई डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? वो ग्रेविटेशनल फोर्स का डिफरेंस है। और ग्रेविटेशनल फोर्स को हम किससे डिनोट करते हैं? जब आप किसी अर्थ पे वेट डालते हैं नीचे की तरफ, तो ग्रेविटी फोर्स लगाती है ऊपर की तरफ, दिस इज नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। तो जो अर्थ पे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होगा वो ज्यादा होगा, मून पे जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होगा वो कम होगा। क्या समझ में आ गई बात? दैट मीन्स जो फ्रिक्शन लगेगा, दैट F विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। और जब आप प्रोपोर्शनैलिटी हटाएंगे तो एक कांस्टेंट भी लगेगा, वो क्या होगा? म्यू। मतलब कि इसी बॉडी को आप किसी रफ सरफेस पे मूव कर रहा हो और इसी बॉडी को आप किसी स्मूथ सरफेस पे मूव कर रहा हो, दोनों में लगने वाला फ्रिक्शनल फोर्स अलग अलग होगा ना। आपने अगर सरफेस को स्मूथ कर दिया तो आपने फ्रिक्शन कम कर दिया, आपने अगर सरफेस को आपने रफ रखा, इसका मतलब फ्रिक्शन ज्यादा है। तो ये जो म्यू है ये किसको शो करता है? दिस इज कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ये कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को डिनोट करता है। और म्यू है क्या? दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द सरफेस या इंटरफेस। इंटरफेस का मतलब क्या है? इंटरफेस का मतलब ये होता है कि ये बॉडी है, ये सरफेस है, तो जहां पे ये दोनों बॉडीज इंटरेक्ट कर रही हैं, दोनों बॉडीज के सरफेस टच कर रहे हैं, उसको हम इंटरफेस बोलते हैं। दिस इज इंटरफेस। क्या समझ में आ गई बात? तो प्रॉपर्टी ऑफ इंटरफेस ये म्यू शो करेगा। चलिए, तो ये जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है इसका रोल बहुत ज्यादा होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक बाइक लेने जा रहे हैं, तो बाइक के एडवर्टीजमेंट जब आप देखते हैं तो आप देखते हैं कि उस पर माइलेज लिखा होता है क्या? 80 kmpl, 91 kmpl, टीवीएस स्टार स्पोर्ट्स, बजाज प्लैटिना। तो इनके जो माइलेज होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत अच्छा माइलेज देती हैं ये गाड़ियाँ। लेकिन जितना वहाँ पे लिखा होता है 91 kmpl या 82 kmpl, इतना गाड़ियां कभी भी एवरेज रोड पे नहीं देती। तो सवाल ये है कि इतनी बड़ी बड़ी होर्डिंग्स लगवाई हैं, तो कंपनी को क्या हम क्लेम कर सकते हैं कंपनी से कि आपने 92 बोला था, क्या आप हमें 92 नहीं मिल रहा, तो इसका मतलब आपका फॉल्ट है? नहीं क्लेम कर सकते। जब वहां लिखा होता है 92 kmpl, तो वहां छोटा सा स्टार बना हुआ होता है जो टर्म्स एंड कंडीशन को डिनोट करता है। वो गाड़ी को जब आपको सेल करेंगे तो 92 kmpl ही शो करेंगे, लेकिन कैसे शो करेंगे? वो गाड़ी को ऐसी सरफेस पे चला के दिखाएंगे जहां फ्रिक्शन कम हो। जहां फ्रिक्शन कम होगा वहां चलाने के लिए फोर्स भी कम लगेगा गाड़ी को। समझ में आ गई बात? क्लियर हुआ? तो जितना फ्रिक्शन कम होगा उतना गाड़ी को चलाने के लिए फोर्स कम लगेगा, उतना ही गाड़ी पेट्रोल कम कंज्यूम करेगी, तो माइलेज ज्यादा मिल जाता है। दूसरी चीज, पहली चीज ये, दूसरी चीज विंड का डायरेक्शन।
विंड का डायरेक्शन भी माइलेज को बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। आप जब गाड़ी चला रहे होते हैं तो कई बार विंड, एक तो हवा लग रही है आपको गाड़ी के चलने की वजह से, एक विंड का भी अपना डायरेक्शन होता है, तो विंड का डायरेक्शन पे भी डिनोट करता है। तो बेसिकली किस पे डिनोट करता है? फ्रिक्शन पे डिनोट करता है। और फ्रिक्शन में भी किस पे? ये कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पे। वहां आपको गाड़ी बाइक टेस्ट करवाई गई कौन से? स्मूथ सरफेस पे। तो स्मूथनेस क्या है? वो उसकी प्रॉपर्टी है, किससे डिनोट होगी? म्यू से डिनोट होगी। क्या समझ में आ गई बात? क्या क्लियर हो गई? चलिए, तो ये हो गया डिपेंडेंसी ऑफ फ्रिक्शन। नेक्स्ट इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ फ्रिक्शन। अब एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है वो समझते हैं। देखिए, आपके पास ये कोई ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को आपने फोर्स लगा के इस डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश की, तो इस बॉडी पे जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगी वो इस डायरेक्शन में लगी, ठीक है। अच्छा, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है, और सॉरी नॉर्मल रिएक्शन फोर्स बोल रहा हूं, इस बॉडी पे फ्रिक्शनल फोर्स इस डायरेक्शन में लगी और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर लगी, ठीक है। चलिए, तो फ्रिक्शनल फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, इन्हीं का तो रोल है फ्रिक्शन में, क्योंकि जितनी ज्यादा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होगी उतनी ज्यादा आपको फोर्स लगानी पड़ेगी, ठीक है। तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स पे डिपेंड करता है कि आपको फोर्स कितनी लगानी है। तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स के बीच का रिजल्टेंट, इन दोनों का रिजल्टेंट शो करेगा, इन दोनों का रिजल्टेंट होता है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। दिस इज द एंगल ऑफ फ्रिक्शन। क्या समझ में आ गई बात? ठीक है, तो मैं यहां डेफिनेशन लिख देता हूं। दिस इज द रिजल्टेंट बिटवीन फ्रिक्शनल फोर्स एंड नॉर्मल रिएक्शन फोर्स is known as angle of friction। एंगल ऑफ फ्रिक्शन। अब इन दोनों का रिजल्टेंट आपको निकालना है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट कैसे निकलेगा? आपने क्या किया? पैरेललोग्राम बनाएंगे हम। पैरेललोग्राम तो बनेगा नहीं, स्क्वायर बनेगा, तो ये कुछ पैरेललोग्राम बन गया फॉर एग्जांपल। तो इन दोनों के बीच का जो रिजल्टेंट है वो कैसे बनेगा? दिस विल बी द रिजल्टेंट ऑफ फ्रिक्शन। दिस इज रिजल्टेंट। ये हो गया क्या? एंगल ऑफ फ्रिक्शन। और एंगल ऑफ फ्रिक्शन किससे डिनोट? ये आपने ले लिया क्या? थीटा। तो इसका जो डायरेक्शन आएगा वो डायरेक्शन किससे मिलेगा? डायरेक्शन विल बी डिनोटेड बाई tan थीटा। tan थीटा क्या हो गया आपका? tan थीटा होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है? परपेंडिकुलर इज, ये अगर f है तो ये भी f हो गया, तो परपेंडिकुलर हो गया क्या? f अपॉन r। tan थीटा इज इक्वल टू f अपॉन r। और f अपॉन r कुछ है क्या? अगर मैं यहां से f अपॉन r की वैल्यू निकालूं तो f अपॉन r होता है क्या? म्यू। म्यू, तो ये हो गया tan थीटा इज इक्वल टू म्यू। समझ में आ गई बात कि जो tan थीटा होगा मतलब एंगल ऑफ फ्रिक्शन होगा वो किसके इक्वल होगा? वो सरफेस की प्रॉपर्टी के इक्वल होगा। दैट इज द प्रॉपर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के इक्वल होगा। दिस इज द एंगल ऑफ फ्रिक्शन। क्या समझ में आ गई बात? चलिए नेक्स्ट इज एंगल ऑफ रिपोज। ये छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं जो आपको पता होनी चाहिए। एक और चीज आपके लिए होमवर्क है, मुझे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की यूनिट निकाल के दिखाइए। यूनिट और डायमेंशन निकाल के दिखाइए कि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की यूनिट और डायमेंशन क्या होगी। एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो मैं आपको नहीं बता रहा, आप निकाल के बताइए। आपके पास सब कुछ है, यहां पे सारी चीजें हैं आपके पास। आर की वैल्यू आपको मालूम है, फ्रिक्शनल फोर्स की यूनिट आपको मालूम है। दोनों को रख के आप म्यू निकाल लीजिए और मुझे बताइएगा कमेंट्स में कि उसकी वैल्यू कितनी आएगी। चलिए नेक्स्ट इज एंगल ऑफ रिपोज।
अब एंगल ऑफ रिपोज होता क्या है, देखिए एंगल ऑफ रिपोज, देखिए कोई आपके पास सरफेस है, ठीक है, इस सरफेस पे ये बॉडी रखी हुई है, इस सरफेस को अगर मैं इंक्लाइंड करना शुरू कर दूं तो कोई ना कोई एंगल मुझे ऐसा मिलेगा जिस एंगल पे ये बॉडी नीचे स्लाइड करना शुरू कर देगी। ये तो रोल कर रही है इसलिए आसानी से रोल कर पा रही है ये, ठीक है। तो देखिए फॉर एग्जांपल ये एक बॉडी है आपके पास, आपने इसको ऐसे रखा और आपने अभी ये हॉरिजॉन के पैरेलल है, आपने एंगल को इंक्रीज करना शुरू किया। जब आप एंगल इंक्रीज करते जाएंगे तो एक एंगल आपको ऐसा जरूर मिलेगा जहां पे ये बॉडी स्लाइड करना शुरू कर देगी। जिस एंगल पे ये बॉडी स्लाइड करना शुरू कर देगी उस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज। क्या समझ में आ गई बात? ठीक है, तो लिख लेते हैं इसको फटाफट। एंगल ऑफ रिपोज क्या है? इट इज द मिनिमम angle of inclination at which a body starts to slide or body begins to slide, उसको हम बोलते हैं क्या? एंगल ऑफ रिपोज। अब एंगल ऑफ रिपोज को मैथमेटिकली कैसे डिनोट किया जाता है, देखिए ये आपके पास कोई इंक्लाइंड सरफेस है, इस इंक्लाइंड सरफेस पे कोई ऑब्जेक्ट इस तरह से रखा हुआ है, ठीक है, तो ये एंगल हो गया क्या? थीटा। ये थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है। ये थीटा एंगल वो है जिस पे ये बॉडी नीचे स्लाइड करना शुरू कर चुकी है। नीचे स्लाइड करना शुरू कर चुकी है, इसका मतलब है कि इस बॉडी पे जो फोर्स लग रही है वो किस डायरेक्शन में लग रही है? इस डायरेक्शन में लग रही है। अगर इस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है तो अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स लगेगी, इस डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स लगेगी। आप कहेंगे फोर्स इस डायरेक्शन में क्यों लगेगी? देखिए फोर्स इस डायरेक्शन में इसलिए लगेगी क्योंकि ये बॉडी इस डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर चुकी है। तो जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव करना शुरू करती है उसी डायरेक्शन में नेट फोर्स लगती है। तो नेट फोर्स किस डायरेक्शन में हुई? इस डायरेक्शन में। फोर्स इस डायरेक्शन में, फ्रिक्शनल फोर्स इस डायरेक्शन में। अब बात करते हैं नेक्स्ट, देखिए आगे। अब इसका वेट जो है बॉडी का, वो वेट नीचे की तरफ है, दिस इज mg, ठीक है। और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स हमेशा नॉर्मल लगती है, मतलब परपेंडिकुलर होती है सरफेस के या ऑब्जेक्ट के, तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स का डायरेक्शन ये होगा। क्या क्लियर हो गई बात? अब देखिए यहां अगर आप ध्यान से देखें तो फ्रिक्शनल फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में आपके पास फोर्स है, लेकिन नॉर्मल रिएक्शन फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में आपके पास कोई भी फोर्स नहीं है। तो आपको जरूरी है कि इस mg को आप रिजॉल्व कर लें। तो ये mg कैसे रिजॉल्व होगा? mg दो डायरेक्शन में रिजॉल्व होगा, एक तो इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में रिजॉल्व हो जाएगा। समझ में आ गई बात? देखिए ये आपके पास क्वाड्रेंट है, यहाँ पे आपके पास कोई वेक्टर है, तो एक वेक्टर को आपको दो ऐसे एंगल पे रिजॉल्व करना होता है जो आपस में 90 डिग्री एंगल क्रिएट कर रहे हो। तो 90 डिग्री कैसे क्रिएट करेंगे? 45 यहां बना दिया, 45 यहां बना दिया, तो देखिए दोनों 90 डिग्री क्रिएट कर रहे हैं। चलिए अब देखिए, आपने रिजॉल्व तो कर दिया, लेकिन कौन सा साइन थीटा कौन सा कॉस थीटा ये कैसे पता चलेगा? तो देखिए ये अगर एंगल थीटा है, ये वाला अगर एंगल थीटा है, तो अगर मैं इसको नीचे लेके आऊं तो ये जो है, अगर मैं इसको वापस से बना देता हूं, ये वाला एंगल थीटा, तो ये मैं नीचे लेके आया, नीचे क्या है ये mg, तो ये हो गया क्या 90, ये 90 ये थीटा, तो ये बचा हुआ क्या है 90 माइनस थीटा, बचा हुआ 90 माइनस थीटा है। और ये वाला जो एंगल आपने बनाया है, ये कितना बना रहा है यहां से यहां तक, ये एंगल बना रहा है यहां से यहां 90, तो ब्लैक वाला 90 है और ब्लू वाला 90 माइनस थीटा है। तो बचा हुआ जो आपको निकालना है वो ये निकालना है आपको, रेड वाला आपको निकालना है। तो ब्लैक वाले में से अगर मैं ब्लू वाला माइनस कर दूं तो रेड वाला आ जाएगा। तो ब्लैक वाला क्या है 90, ब्लू वाला क्या है माइनस 90 माइनस थीटा,
तो आ जाएगा आपका रेड वाला, तो 90 माइनस 90 प्लस थीटा, तो 90 से 90 कैंसिल, क्या आ गया थीटा, मतलब ये वाला एंगल क्या हो जाएगा थीटा। ठीक है, तो लास्ट जो वीडियो लेक्चर था जिसमें न्यूमेरिकल्स पढ़ाए गए थे वहां भी मैंने बताया था, यहां भी बता रहा हूं कि ये वाला एंगल क्या हो जाएगा थीटा। अब आगे वाले वीडियो लेक्चर में नहीं बताऊंगा आपको, जब नेक्स्ट में पढ़ाऊंगा तो मैं आपसे बोल दूंगा कि आप ये वाली वीडियो देख लें तो आपको पता चल जाएगा। चलिए नेक्स्ट, तो ये थीटा हो गया, जिसके साथ थीटा होता है उसके साथ क्या होता है, दिस इज mg cos थीटा, ये हो गया mg sin थीटा। आपने mg को ही तो रिजॉल्व किया था, अब आपके पास फोर्सेस आ चुकी हैं। देखिए r के अगेंस्ट क्या है mg cos थीटा, दैट मींस r इज इक्वल टू mg cos थीटा, और f इस डायरेक्शन में है, f फोर्स इस डायरेक्शन में है और mg sin थीटा इस डायरेक्शन में है। तो उस कंडीशन में एक सेकंड, फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, देखिए mg sin थीटा अगर इस डायरेक्शन में है और फ्रिक्शनल फोर्स उस डायरेक्शन में है, तो इस पे जो फोर्स लग रही है बॉडी पे, वो फोर्स किस वजह से लग रही है, mg sin थीटा की वजह से लग रही है, क्योंकि ये बॉडी अपने आप नीचे आ रही है, इस पे एक्सटर्नल फोर्स कोई भी नहीं लगाई गई है। अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाई गई है तो इसका मतलब ये है कि ये बॉडी mg sin थीटा की वजह से नीचे आ रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि mg sin थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया f। क्या समझ में आ गई बात? यहां पे ये फोर्स को ऐड करने की मत सोच लेना, क्योंकि फोर्स तब ऐड की जाती है जब आप इस पे एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हो। आपने कोई भी एक्सटर्नल फोर्स इस पे नहीं लगाया है, इस पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा है, तो इस फोर्स को हम हटा देते हैं। ये बॉडी अपने आप स्लाइड कर रही है आपके एंगल को इंक्रीज करने की वजह से। ठीक है, तो देखिए आप दोनों को डिवाइड कर देते हैं, ये 1 ये 2, तो डिवाइड 2/1, 2/1 करेंगे हम, तो f इज इक्वल टू mg sin थीटा डिवाइडेड बाई r इज इक्वल टू mg cos थीटा। mg से mg कैंसिल, sin थीटा अपॉन cos थीटा क्या हो गया tan थीटा, तो f अपॉन r इज इक्वल टू tan थीटा। और f अपॉन r कहीं कुछ वैल्यू आई थी क्या, f अपॉन r अगेन ये वैल्यू क्या हो गई, म्यू की वैल्यू हो गई, दैट मीन्स tan थीटा इज इक्वल टू म्यू। दिस इज द एंगल ऑफ रिपोज, ये एंगल ऑफ रिपोज हो गया। ठीक है, तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ रिपोज की वैल्यू सेम आती है, बस यहां पे ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है और यहां पे ये रिजल्टेंट, दिस इज रिजल्टेंट, रिजल्टेंट और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स के बीच का एंगल है। ठीक है, चलिए अब दो टॉपिक और डिस्कस करते हैं, छोटे छोटे से टॉपिक हैं उनको और डिस्कस करते हैं। देखिए दो टॉपिक कौन से हैं, फर्स्ट इज स्लाइडिंग फ्रिक्शन और सेकंड इज रोलिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन हमेशा उस बॉडी में लगता है जो बॉडी स्लाइड कर रही होती है, और रोलिंग फ्रिक्शन उस बॉडी में लगता है जो रोल कर रही होती है। अब ये क्या डेफिनेशन हुई, देखिए अब इसकी टेक्निकलिटीज में जाते हैं। स्लाइडिंग फ्रिक्शन हमेशा जब लगता है तो उस कंडीशन में, फॉर एग्जांपल ये सरफेस है और यहां कोई ऑब्जेक्ट है, तो जब भी स्लाइडिंग फ्रिक्शन लगता है तो उस कंडीशन में जो दोनों जो बॉडी सरफेसेस हैं, इस ऑब्जेक्ट का सरफेस और इसका सरफेस, ये दोनों सरफेस हमेशा कांटेक्ट में रहते हैं, इनका सरफेस कांटेक्ट सरफेस चेंज नहीं होता। क्या समझ में आ गई बात, क्या क्लियर हो गई? हमेशा सेम सरफेसेस ही कांटेक्ट में रहते हैं, दैट इज कॉल्ड स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ठीक है, और अगर रोलिंग फ्रिक्शन की बात की जाए तो रोलिंग फ्रिक्शन में ये सरफेस है और कोई बॉडी रोल कर रही है। कौन सी बॉडी रोल कर सकती है, कोई सर्कुलर व्हील है, ये रोल कर रहा है। तो ये जब रोल करता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, जब ये रोल करता है तो सरफेस ऑफ कांटेक्ट हमेशा चेंज होता रहता है। यहां पे
अभी देखिए इस कंडीशन में ये वाला सरफेस कांटेक्ट में है, थोड़ी देर बाद ये व्हील यहां आ जाएगा तो ये वाला सरफेस कांटेक्ट में आ जाएगा, फिर ये वाला सरफेस कांटेक्ट में आ जाएगा, फिर ये वाला सरफेस कांटेक्ट में आ जाएगा। लेकिन स्लाइडिंग में ऐसा नहीं होता, स्लाइडिंग में सेम सरफेस ही कांटेक्ट में रहता है। ठीक है, तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन में सरफेस ऑफ कांटेक्ट चेंज नहीं होता और रोलिंग फ्रिक्शन में हमेशा सरफेस ऑफ कांटेक्ट चेंज हो जाता है। क्लियर हो गई बात? तो डेफिनेशन लिख देते हैं यहां पे, सरफेस ऑफ कांटेक्ट, सरफेस ऑफ कांटेक्ट उस एरिया को बोलते हैं जहां पे दो बॉडीज के सरफेस एक साथ होते हैं। दिस इज कॉल्ड सरफेस ऑफ कांटेक्ट विल नॉट चेंज। ठीक है, और रोलिंग फ्रिक्शन क्या है? सरफेस ऑफ कांटेक्ट विल चेंज